फकीर की 4 सीख मौत से बचाएगी। मित्रों, एक आदमी था जिसका नाम सुखराम था। वह अपने परिवार के साथ रहता था। उसके घर में उनकी पत्नी, उसका एक बेटा ललित और उसका छोटा भाई उसके साथ रहता था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तभी अचानक एक दिन सुखराम जी गुजर गए और उनका अंतिम संस्कार होते होते उनकी पत्नी को इतना गहरा सदमा लगा कि इस सदमे से उनकी पत्नी भी इस संसार को छोड़कर चली गई। अब सुखराम के परिवार में सिर्फ उसका बेटा ललित और उसके भाई रह गए थे। अब समय निकलता गया। अब तो ललित बस अपने चाचा के सहारे ही रह गया था। पिता की मृत्यु होते ही ललित पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट गया था। साल भर बाद छोटे भाई रामलाल की भी शादी हो गई। छोटी बहू संतोषी स्वभाव की बहुत अच्छी और सुंदर मिली। शादी के कई साल बीतने पर भी जब चाची संतोषी को कोई संतान नहीं हुई तो उसका स्वभाव भी बदल गया। वह काफी अजीब सी हो गई थी। वह बात बात पर ललित को डांटती रहती और ताने मारती रहती और साथ ही उस घर का सारा काम भी करवाती। इस बीच सारा व्यापार धीरे धीरे ललित के चाचा रामलाल संभालने लगे थे। एक दिन चाची ने न जाने किस बात पर ललित को बहुत डांटा। यहाँ तक कि आज तो उसने ललित पर हाथ भी उठा दिया। गुस्सा होकर शांत स्वभाव के ललित ने घर छोड़ने की सोच ली और अगले दिन सबके जागने से पहले वह अपने गुल्लक के सभी पैसे निकालकर घर से निकल गया। अब उसके पास बस पहने हुए कपड़ों के अलावा एक थैले में एक जोड़ी कपड़े थे। गांव से बाहर निकलते समय ललित ने मंदिर में भगवान के दर्शन करने की सोची। उस समय उसके मन में यही विचार चल रहे थे कि पता नहीं अब दोबारा यहाँ वापस आना कब होगा या राम जाने कभी भी आना ना हो। अब मित्रों, अगर छोटा बच्चा अपने घर से बाहर निकलेगा तो उसे डर तो लगेगा ही, लेकिन ललित क्या करता, बेचारा उसकी मजबूरी थी। उसके माता पिता तो थे नहीं और उसके चाचा चाची उससे प्यार नहीं करते थे, इसीलिए उसे अपने घर से बाहर निकलना ही सही लगा। इस प्रकार सोचते सोचते जब वह मंदिर में भगवान के दर्शन करके निकल रहा था तो उसे सामने एक फकीर दिखाई दिया। यह फकीर आराम से बैठा हुआ था। फकीर ने उसे आवाज लगाकर कहा, बेटा लगता है तुम कहीं दूर यात्रा पर जा रहे हो। जाते जाते इस फकीर से बस 1 रुपए की सीख लेते जाओ। फकीर की आवाज सुनकर ललित रुक गया। ललित के पास गुल्लक में केवल कुछ रुपए ही थे और इस समय 1 रुपया तो उसके लिए बहुत भारी रकम थी। फिर भी उसने सोचा, लोग जाते समय दान पुण्य करके निकलते हैं तो 1 रुपया दान ही सही, मुझे सीख तो सुननी चाहिए, क्या पता जीवन में कहीं काम आ जाए। उसने 1 रुपया फकीर को दे दिया और उसके बोलने का इंतजार करने लगा। कुछ देर चुप रहने के बाद उस फकीर ने कहा, बेटा मेरी एक बात याद रखना, मनुष्य को कभी भी यात्रा बिल्कुल अकेले नहीं करनी चाहिए। यदि आदमी ना मिले तो अपने साथ किसी जानवर को ही ले लेना चाहिए। ललित को उसकी बात अच्छी लगी तो उसने उस फकीर को 1 रुपया और देते हुए और एक सीख बताने के लिए कहा। फकीर ने कहा, बेटा तुम बहुत अच्छे हो और अच्छे आदमियों के बिना किसी कारण ही बहुत से लोग दुश्मन हो जाते हैं। इसलिए यदि कभी भी घर से बाहर कहीं भी भोजन करो तो पहले अपने खाने में से किसी कुत्ते बिल्ली आदि को खिलाकर बाद में ही स्वयं भोजन करना चाहिए। अब यह बात भी ललित को ठीक लगी, इसीलिए उसने 1 रुपया और देकर उस फकीर से एक बात और बताने के लिए कहा। वह फकीर मुस्कुराया और कहने लगा, तुम्हारी यात्रा लंबी लगती है, तुम्हें कहीं रुकना भी होगा तो ऐसी जगह रुकना जहाँ दोनों तरफ और आमने सामने घर हो और अनजान जगह पर सोते समय अपनी खाट और चादर खुद अपने हाथों से ही बिछाना।
और ऐसी नींद सोना जो जरा सी आहट से ही खुल जाती है। अब ललित को उस फकीर की बातें सुनकर मजा आ रहा था। उसने फकीर को एक बात और बताने के लिए 1 रुपया और दे दिया। फकीर ने ललित से कहा, किसी भी मुसीबत की स्थिति में घबराना नहीं चाहिए। हर समस्या का हल ठंडे दिमाग से निकालना चाहिए। परदेश में आदमी का अपना विवेक ही उसका सच्चा साथी होता है। बेटा, बस अब मैं तुम्हें और कुछ भी नहीं बताऊंगा, मगर मेरी यह चारों बातें हमेशा याद रखना। जीवन में कभी कहीं पर यह बातें तुम्हें जरूर काम आएंगी। इतना कहकर फकीर वहां से चल दिया और ललित वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। धीरे धीरे वह फकीर उसकी आंखों से ओझल हो गया। अब ललित भी आगे चला गया, मगर चलने से पहले उसने रास्ते के लिए एक दुकान से थोड़ा सा चना चबेना और एक पानी ले लिया। वह यह सोचते हुए आगे चलता जा रहा था कि मैं इस अनजान यात्रा के लिए साथी कहाँ से लाऊं। मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अभी वह थोड़ी सी दूर ही गया था कि उसने देखा कुछ कुत्ते एक बिल्ले को परेशान कर रहे हैं। उसने उन कुत्तों को भगाकर उस बिल्ले को बचा लिया। उसे थोड़ा थोड़ा सा गुड़ खिलाकर पानी पिलाया। अब वह बिल्ला हल्की आवाज करते हुए उसके पैरों में लौटने लगा। आदमी ना सही जानवर ही सही, यात्रा में कोई साथी तो होना ही चाहिए। यह सोचकर ललित ने उस बिल्ले से पूछा, क्यों बिल्लू, मेरे मित्र बनकर मेरे साथ यात्रा पर चलोगे? शायद यह बिल्ला ललित की बात को समझ गया था, इसलिए वह फिर से ललित के पैरों में लौटने लगा। अब ललित ने उस बिल्ले को उठाकर अपने थैले में रख लिया और आगे चल पड़ा। चलते चलते उसे दोपहर हो गई और वह थक भी गया था। उसने थोड़ी देर आराम करने की सोची और वह आराम करने के लिए जंगल में एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने कुछ चना खुद खाया और कुछ उस बिल्ले को भी खिलाया। वह जरा सी देर ही आराम करना चाहता था, मगर ललित की आंख लग गई। अब उस बरगद के पेड़ पर एक नाग और एक कौआ रहते थे, जिनकी आपस में बहुत ही गहरी मित्रता थी। जब थका हुआ कोई यात्री वहां सोया होता था तो कौआ आवाज करके नाग को बुला लेता था। नाग उस यात्री को डस के मार डालता है और फिर कौआ जाकर उसकी आंखें निकाल लेता और जमकर उसके मांस को खाता। नाग भी जंगल में इधर उधर बेफिक्र होकर अपने शिकार करते हुए घूमता रहता और जब नाग के लिए कोई खतरा उत्पन्न होता तो वह कौआ काँव काँव करके उसे सतर्क कर देता और वह नाग खतरे की जगह से भाग जाता। अब आज भी ललित को सोए हुए देखकर जब कौए ने काँव काँव की तो नाग अपनी बांबी से बाहर निकल आया और जब तक ललित के पास बैठा बिल्ला कुछ समझ पाता, उस नाग ने ललित के पैरों में डस लिया और भाग गया। नाग के जाते ही ललित के शरीर में जहर फैलने लगा और वह बेहोश हो गया। बिल्ले की समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपने मित्र को कैसे बचाए। वह ललित के चेहरे के पास आकर उसे सूंघने और चाटने लगा। तभी कौआ ललित के पास आया और उसके चेहरे के पास आने की कोशिश करने लगा। बिल्ला तुरंत सारी बात समझ गया। पहले तो उसने कौए को दूर भगाने की कोशिश की, परंतु कौआ हाथ में आए शिकार को कैसे जाने देता। अनेक बार कोशिश करने के बाद कौआ धीरे धीरे ललित के चेहरे की ओर आने लगा तो बिल्ले ने झपटकर उसकी गर्दन अपने मुंह में पकड़ ली। अब तो कौए की जान खतरे में आ गई और वह छटपटाने लगा। उसने बिल्ले से कहा कि मुझे छोड़ दे, मुझे क्यों पकड़ रखा है। बिल्ले ने पहले कौए को अपने अगले पंजों में अच्छी तरह दबा लिया और फिर कौए से कहा, तुम्हारे मित्र ने मेरे मित्र को डसा है, अब तुम उसका मांस खाना चाहते हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और वह बिल्ला उस कौए पर दबाव डालने लगा।
बिल्ली ने कहा कि पहले अपने मित्र को बुलाकर मेरे मित्र का विष निकलवाकर उसे जीवित करो। जब तक वह जिंदा नहीं होगा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अपनी जान खतरे में देखकर कौवे ने अपने मित्र नाग को बुलाया और ललित के शरीर में से विष निकालने के लिए कहा। नाग ने अपने मित्र की जान खतरे में देखकर तुरंत ललित के शरीर से विष चूसना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ललित के शरीर का रंग बदलने लगा और वह होश में आ गया, परंतु अपना ही विष चूसने के कारण नाग निढाल होकर बेहोश हो गया। ललित ने जागकर नाग को बेहोश और बिल्ले को कौवे की गर्दन पकड़े हुए देखा तो तुरंत सारा माजरा उसकी समझ में आ गया। ललित ने बिल्ले से कहा, इस कौवे और नाग को जीवित नहीं छोड़ना है, नहीं तो यह दोनों फिर से न जाने कितने ही यात्रियों की जान ले लेंगे। ललित की यह बात सुनते ही बिल्ले ने तुरंत अपने मुंह में पकड़कर उस कौवे की गर्दन मरोड़ दी, जिससे कौवे की जान निकल गई। इधर ललित ने अपनी लाठी से उस नाग को कुचल दिया, जिससे वह भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब ललित को फकीर की पहली शिक्षा का स्मरण हो आया, जिसने पहले ही दिन उसकी जान बचाई। उसने मन ही मन उस फकीर को प्रणाम किया और साथ ही ईश्वर को भी धन्यवाद दिया, जिसने ललित को उस बिल्ले को अपना मित्र बनाने की सद्बुद्धि दी। उसने सोचा कि फकीर ने कहा था कि कभी भी कहीं पर भी बेसुध होकर नहीं सोना चाहिए और यात्रा कभी अकेले नहीं करना चाहिए। आज उसको यह बात समझ में आ रही थी। उसने फकीर की शिक्षाओं को फिर से दोहराया, क्योंकि अब उसे विश्वास हो गया था कि फकीर की सभी शिक्षाएं कभी ना कभी उसके काम जरूर आएंगी। साथ ही उसने बिल्ले को भी उठाकर चूम लिया, जिसने नाग और कौवे से उसकी जान बचाई थी। इसके बाद ललित ने फिर से बिल्ले को गुड़ चना देकर पानी पिलाया और उसे अपने थैले में डालकर यह सोचते हुए अपनी यात्रा पर चल पड़ा कि पता नहीं आखिर उसे कहाँ ठिकाना मिलेगा। ललित की बाकी यात्रा बिना किसी संकट के बीते। वह अपने शहर से कहीं बहुत दूर ऐसी जगह जाकर काम करके गुजारा करना चाहता था, जहाँ उसे और उसके परिवार को कोई ना जानता हो, जिससे उसके परिवार की कोई बदनामी भी ना हो। अब यात्रा करते करते उसके पास में जो भी पैसे थे वह सब खत्म हो चुके थे। आज सुबह से उसने कुछ भी खाया नहीं था, परंतु वह बिल्ला भी बिना कुछ खाए अभी उसके साथ ही बना हुआ था। शाम होते होते भूख प्यास के कारण वह बहुत ही ज्यादा थक गया और अब वह थककर इस नए शहर के मुख्य बाजार में एक पंसारी की दुकान के चबूतरे पर गिरकर बेहोश हो गया। यह देखकर बिल्ला उसके थैले में से निकलकर हल्की हल्की आवाज करते हुए उसके हाथ पांव चाटने लगा। इस समय पंसारी की वह दुकान भी बंद होने वाली थी। उस दुकान के मालिक सेठ पूरे दिन का अपना हिसाब किताब लिख रहे थे, मगर तभी एक सुंदर से बच्चे को अपनी दुकान के चबूतरे पर बेहोश देखकर वह बैठे ना रह सके और तुरंत उस बच्चे को उठाकर उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगे। जब ललित को होश आया तो सेठ जी ने पूछा, बेटा तुम कौन हो और कहाँ से आ रहे हो? देखने में तो तुम किसी अच्छे घर से नजर आते हो, मगर तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? ऐसा लगता है कि तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। ललित ने सारी बातें सुनी, लेकिन ललित कुछ भी नहीं बोला। वह फिर से निढाल सा होने लगा तो सेठ जी ने उसे थोड़ा सा खाना खाने को दिया और फिर पानी पिलाया। अब ललित की जान में जान आई। बिल्ला अभी भी बोल रहा था। यह देखकर सेठ जी समझ गए कि यह बिल्ला भी इस बच्चे का साथी है और इसकी तरह ही भूखा है। उन्होंने उसे भी कुछ खाना और पानी दिया। बिल्ला सब कुछ खा पीकर उस बच्चे ललित के पास ही बैठ गया। जब सेठ जी ने दोबारा ललित से उसके बारे में पूछा
तो ललित ने अपना असली परिचय छुपाते हुए अपना नाम हर्ष बताया और अपने शहर का नाम भी बदलकर बताया। उसने बताया कि वह मुसीबत का मारा है और अपने माता पिता की मृत्यु के बाद उसके रहने का कोई भी ठिकाना नहीं है। यदि उसे कोई काम मिल जाए तो वह परिश्रम से काम करेगा और अपना गुजारा चला लेगा। अब वैसे ही सेठ जी को एक नौकर की जरूरत थी, तो उन्होंने हर्ष से पूछा, बेटा तुम क्या काम कर सकते हो? हर्ष ने कहा, सेठ जी थोड़ा बहुत दुकान का काम ही आता है, वैसे सीखने पर मैं दुकान का कोई भी काम कर लूँगा। मजदूरी पूछी तो हर्ष ने कह दिया, सेठ जी आप जो भी देंगे मुझे मंजूर होगा। सेठ जी ने कहा, ठीक है बेटा। अब लड़के ने हामी भर दी और कहा कि सेठ जी यह सब तो ठीक है, मेरी आपसे एक प्रार्थना है। और सेठ जी ने पूछा कि अब क्या बात है? तो हर्ष ने कहा कि सेठ जी कुछ खास नहीं, बस मुझे इस बिल्ले को अपने साथ रखने की इजाज़त चाहिए। यह मेरा सफ़र का साथी है और इसने राह में मेरी जान भी बचाई थी। सेठ जी ने हैरान होकर पूछा, इस बिल्ले ने तुम्हारी जान कैसे बचाई? इस पर हर्ष ने राह में गुजरी मुसीबत की कहानी सेठ जी को सुना दी। सब कुछ जानकर सेठ जी को बहुत ही बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने उसे बिल्ले को अपने साथ रखने की इजाज़त दे दी। सेठ जी उसे अपने साथ लेकर अपने घर पहुँचे। सेठ जी के साथ में मैले कपड़े में एक सुंदर बालक को देखकर सेठानी ने सेठ जी से उसके बारे में पूछा, तो सेठ जी ने सारी बात सेठानी को बता दिया और कहा कि मैंने इसे अपनी दुकान पर नौकर रख लिया है। इसे बहुत भूख लगी है, खाना खिलाकर बाहर वाले कमरे में इसके लिए सोने की जगह कर दो। इसके बिल्ले को भी कुछ खाने को दे देना। सेठानी ने कहा, चलो यह आपने अच्छा किया। अब तक आप अकेले ही हर काम के लिए परेशान रहते थे, अब यह लड़का कुछ काम तो संभालेगा, आपको भी कुछ तो आराम मिलेगा। खाना खाते समय हर्ष ने पहले अपने बिल्ले को खाना खिलाया और उसके बाद फिर खुद खाना खाया। उसके बाद सोने के लिए उसने आंगन में पड़ी एक खाट बाहर वाले कमरे में डाल ली और सेठानी द्वारा दी हुई ओढ़नी लेकर लेट गया। थका हुआ तो था ही, उसे नींद आ गई। पास बैठा बिल्ला कुछ देर तो उसे टुकुर टुकुर देखता रहा, फिर दरवाजे के पास जाकर वह भी सो गया। अब हर्ष ने धीरे धीरे दुकान का सारा काम सीख लिया। उसकी लगन और व्यवहार से दुकान का काम भी बढ़ने लगा और कुछ ही दिनों में दुकान का काम बढ़कर चौगुना हो गया। हर्ष सुबह से शाम तक खूब परिश्रम करता था। बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के कारण उसे भूख भी खूब लगती थी। सेठ जी 2-3 रोटी ही खाते। सेठानी और उसकी 5 साल की बेटी नंदिनी की खुराक भी कम ही थी। जितना भोजन इन तीनों के लिए था उतना अकेले हर्ष के लिए बनता। यह देखकर छोटी सी नंदिनी को बड़ा आश्चर्य होता था। एक दिन नंदिनी की एक सहेली विशाखा ने हर्ष को दोपहर में भोजन करते देख लिया। उस समय तो वह कुछ नहीं बोली, लेकिन बाद में नंदिनी के साथ खेलते हुए वह अपनी सहेली नंदिनी से कहने लगी, अरे इतना ज़्यादा खाना तुम्हारा नौकर अकेले ही खा जाता है, यह तो पूरा भूकाल ही है। नंदिनी को भूकाल शब्द इतना पसंद आया कि उसने हर्ष को भूकाल के नाम से ही पुकारना शुरू कर दिया। अभी ऐसे करते करते बहुत साल बीत गए और अब सेठ जी का व्यापार और भी ज़्यादा फैल गया और इसकी वजह सिर्फ हर्ष ही था, क्योंकि उसमें दिमाग इतना ज़्यादा था कि वह व्यापार को रात दिन आगे बढ़ाने के बारे में ही सोचता रहता था। अब एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा कि सेठ जी मुझे आपसे कुछ कहना है। तब सेठ जी ने कहा कि कहो तुम्हें क्या कहना है। तब वह सेठानी कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारी नंदिनी भी बड़ी ही है और अब वह भी जवान हो गई है और यह हर्ष भी जवान ही तो है,
क्यों ना हम इन दोनों की शादी कर दें, क्योंकि मुझे तो यह हर्ष बहुत ही भाग्यवान लगता है, क्योंकि इसी की वजह से तो आज हम इतने ज़्यादा अमीर हो गए हैं और हमारी भी इकलौती ही बेटी है, तो हमें भी वैसे घर जमाई की ज़रूरत तो है ही, और यह हर्ष ही हमारा घर जमाई बनकर यहाँ रह लेगा और हमारी बेटी को भी कहीं दूर जाना नहीं पड़ेगा। एक बार तो सेठ जी सेठानी की बात सुनकर चौंक ही गए कि अचानक सेठानी यह क्या बात लेकर बैठी है। फिर उन्होंने संभल कर कहा, देखो भाग्यवान, बात तो तुम्हारी ठीक ही लगती है और मुझे तो इसमें फायदा ही है, पर इसमें एक दिक्कत है जिसके बारे में शायद तुम भूल रही हो। सेठानी ने पूछा, वह क्या सेठ जी? आप ही मुझे बता दो कि मैं क्या भूल रही हूँ। सेठ जी बोले, भाग्यवान, यदि हम तुम्हारी बात मानकर नंदिनी की शादी हर्ष के साथ कर देते हैं तो हमें वचन भंग करने का पाप लगेगा। तुम्हें याद होगा कि कुछ साल पहले हम तुम्हारे मौसी की बेटे की शादी में गए थे। उस समय हमारी नंदिनी केवल 2 साल की ही थी और यह खेलते खेलते एक बच्चे के साथ दूल्हा दुल्हन की जगह विवाह की बेदी पर बैठ गई थी। तब पंडित जी ने हंसते हुए कहा था कि क्या दूल्हा दुल्हन से पहले इन्हीं के फेरे करवा दूं। इस पर हंसते हुए दूल्हे के बड़े भाई हरिराम ने इन दोनों का विवाह वेदी से उठाते हुए कहा था, पंडित जी आज नहीं तो बरसों बाद सही, इन दोनों के फेरे तो आपस में होने ही हैं। यदि इस बिटिया के माता पिता को आपत्ति ना हो तो मैं इस कन्या का हाथ अपने बेटे के लिए मांगना चाहूँगा। जो इसके साथ है उस समय मैंने भी हंसते हुए कह दिया था कि मैं इस कन्या का पिता हूँ और मुझे यह रिश्ता स्वीकार है, पर शादी और विदाई बच्चों के जवान होने पर ही हो। इसके बाद हम दोनों ने हाथ मिलाकर आपस में वादा किया था और गले मिलकर इस रिश्ते को तय कर दिया था, जिस पर वहां उपस्थित सभी बारातियों ने भी हम दोनों को बधाई देते हुए मिठाइयाँ भी खिलाई थी। ऐसे में अब हम नंदिनी का विवाह किसी और के साथ कैसे कर सकते हैं, चाहे वह हमें कितना भी पसंद क्यों ना हो। सेठानी ने कहा कि हाँ जी, आपने यह बात तो बताई थी, क्योंकि उस समय मैं तो बहन को तैयार करने में लगी थी, मगर इतने साल बीत गए हैं ना, उन्होंने कोई खोज खबर नहीं ली और ना ही कभी आपने उनसे मिलकर बात करने की कोशिश की। पता नहीं वह लड़का जीवित है भी या नहीं। सेठ जी ने कहा, भाग्यवान, शुभ शुभ बोल, वह हमारी नंदिनी का मंगेतर है, भगवान करे उसे किसी की भी नजर ना लगे। सेठानी ने कहा, अब तो वह लड़का भी जवान हो गया होगा, पता नहीं उन्हें वह बात याद है भी या नहीं। क्या पता उसकी शादी भी हो गई हो, या नहीं तो वह लोग खोज खबर लेने आते नहीं या फिर संदेश भेजते। सेठानी की बात को समझते हुए सेठ जी बोले, भाग्यवान ठीक है, उन्होंने कोई खोज खबर नहीं ली तो हमने भी कौन से इतने समय में कभी उनकी खबर ली। अब ऐसा करते हैं, हम उनके पास शादी का मुहूर्त निकलवाने का संदेश लेकर किसी नाई को भेज देते हैं, साथ में कुछ फल और मिठाई भी भेज देंगे। अगर वहां से शादी का संदेशा आया तो हम उस मुहूर्त में नंदिनी की शादी सेठ हरिराम के लड़के से कर देंगे, नहीं तो फिर तुम्हारी इच्छा के अनुसार आगे इस लड़के से बात करेंगे। लेकिन तब तक तुम इस नंदिनी या फिर हर्ष के बारे में कोई बात मत करना, पता नहीं विधाता को क्या मंजूर हो, क्योंकि जोड़ियां तो भगवान ही बनाकर भेजते हैं, हम तो माध्यम मात्र हैं। सेठानी को यह बात पसंद आई। दूसरे दिन सुबह सेठ ने हर्ष से कहा, बेटा जल्दी से जाकर अपने नाई को बुला लाओ। हर्ष ने पूछा, सेठ जी वह किस लिए, आज अचानक नाई की क्या जरूरत पड़ गई। सेठ जी ने जवाब दिया, बेटा उससे एक जरूरी संदेश लेकर नंदिनी के ससुराल भेजना है। हर्ष को बहुत ही आश्चर्य हुआ, इतने साल में उसके सामने कभी भी नंदिनी की ससुराल का जिक्र तक नहीं आया था।
इसीलिए उसने सेठ जी से पूछा, सेठ जी क्या नंदिनी जी की शादी हो चुकी है? मुझे तो अभी तक पता नहीं था। सेठ जी उसका ससुराल कहाँ है? सेठ जी ने बताया अभी नंदिनी की शादी नहीं हुई है। कुछ साल पहले एक शादी में नंदिनी का रिश्ता सेठ हरिलाल जी के बेटे से तय हो गया था। इतने सालों में ना तो हमने उनकी कोई खोज खबर ली है और ना ही उनकी तरफ से कोई संदेश आया। अब नंदिनी जवान हो चुकी है तो अब उसकी शादी करके उसे उसके ससुराल के लिए विदा तो करना ही चाहिए। इसलिए तुम जाकर नाई को बुला लाओ। यह सारी बातें सुनकर तो हर्ष बने ललित को भी और भी अधिक आश्चर्य हुआ कि वर्षों पहले नंदिनी का रिश्ता भी उसी के साथ तय हुआ था। यह बात तो उसे भी पता नहीं थी, परंतु अपने आश्चर्य और भावनाओं को दबाकर वहां के नाई को बुला लाया। सेठ ने उसे समझा बुझाकर नंदिनी के ससुराल जाने को कहा तो नाई ने कहा कि सेठ जी मैं तुरंत चला जाता हूँ, परंतु एक समस्या है। मेरी घरवाली को बच्चा होने वाला है। वैद्य जी का कहना है कि दिन पूरे हो गए हैं, अब बच्चा कभी भी हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में मैं तुरंत वहां नहीं जा सकूंगा। अगर आपकी आज्ञा हो तो सुरक्षित बच्चा होने के बाद सूतक खत्म होते ही मैं नंदिनी बिटिया के ससुराल चला जाऊंगा। सेठ जी ने कहा कोई बात नहीं, जब इतना समय बीत गया है तो कुछ दिन और सही। नाई सेठ जी को प्रणाम करके चला गया। सेठ जी से नंदिनी के बारे में बात करने से ललित को पहली बार पता चला कि उसकी शादी बचपन में ही तय हो गई थी और वह भी उस नंदिनी के साथ जो उसी के मालिक की बेटी है। अभी तक तो उसका रिश्ता नंदिनी के साथ मालिक की बेटी और नौकर जैसा ही था, लेकिन अब स्थिति बदल गई थी। अब नाई उसके घर जाने वाला था। ऐसे में अब उसका भी अपने घर वापस जाना जरूरी हो गया था। उसी दिन शाम को ललित ने अपने मालिक से कहा, मालिक पिछले करीब बहुत साल से मैं यहाँ पर हूँ। इतने समय में तो मैं भूल ही गया था कि यहाँ के अलावा मेरा और भी कोई घर है जहाँ मेरा जन्म हुआ था। लेकिन अब नंदिनी की शादी की बात सुनकर मुझे भी याद आ गया कि मेरे माता पिता ने भी मेरा रिश्ता बचपन में ही तय कर दिया था और अब वे लोग भी तो शादी करने की सोच रहे होंगे। इसीलिए मेरा घर वापस जाना जरूरी हो गया है। यदि आप मुझे मेरे वेतन में से कुछ धन दे दें तो मैं भी अपने घर वापस जाने की तैयारी करूं। उसकी बात सुनकर सेठ जी ने कहा, अरे तुम इतने साल से हमारे पास रहे हो, यह तो तुमने कभी बताया ही नहीं। इतनी बड़ी बात राज ही रखी। ललित ने कहा, सेठ जी कैसे बताता। गरीबी के कारण घर से मैं कुछ कमाने के लिए निकला था, इसीलिए ध्यान बस नौकरी पर ही था। रिश्ते की बात तो मैं भूल ही गया था। वह तो नंदिनी के रिश्ते की बात से सब बातें याद आ गई। अब आपकी इजाज़त हो तो मैं भी अपने घर परिवार को देख आऊं। सेठ जी को न चाहते हुए भी कहना पड़ा, अरे क्यों नहीं, अब तो जवान भी हो गए हो, घर बसाना तो बनता ही है। कल ही मैं तुम्हें तुम्हारी सारी रकम दे दूंगा, फिर तुम अपने घर जाने की तैयारी कर लेना। मगर तुम्हारी रकम तो काफ़ी बड़ी हो गई है और तुम्हारा रास्ता भी लंबा है, सो कुछ सोचा है कि इतना धन लेकर कैसे जाओगे। रास्ते में चोर डाकू मिल गए तो जान भी खतरे में पड़ सकती है। सेठ जी की बात सुनकर ललित भी सोच में पड़ गया। वह जानता था कि सेठ जी की बात तो बिल्कुल सही थी। इसी में ललित को रात भर नींद भी नहीं आई, परंतु रात भर में उसने अपनी समस्या का हल सोच लिया था। अगले दिन सेठ जी से रकम मिलने के बाद वह सीधा बाजार में जोहड़ी के पास गया, जहां जोहड़ी से कुछ कीमती रत्न खरीद लिए। फिर वह उन रत्नों को लेकर एक वैद्य के पास गया। उसने सावधानी से उन रत्न की थैली ललित के मर्जी के अनुसार उसकी दोनों जांघों के मांस में सिल दी
और उसके ऊपर टाँके लगा दिए। अब वैद्य की फीस देने के बाद ललित के पास केवल राह खर्च के लिए रकम बची थी। अब वह रात को घर आया और सो गया। अब वह सुबह सेठ जी से विदा लेकर अपने घर की ओर चल पड़ता है। चलते समय उसे बरसों पहले फकीर की शिक्षा याद आ गई, जिसके कारण आते समय जंगल में उसकी जान बच पाई थी। आज इतने वर्षों के बाद भी अपने गांव जाना उसके लिए इतना आसान नहीं था। अब वहां एक रथ जाता मिल गया। रथ वाले से बात करके कुछ किराए पर उसे यात्रा की अनुमति मिल गई। अब जब रथ के ड्राइवर ने इस ललित को देखा तो उसके मन में लालच आ गया कि जरूर यह आदमी वर्षों से यहाँ आया है, तो इसके पास में तो बहुत सारा धन होगा, लेकिन है कहाँ यह तो पता ही नहीं चल रहा है। इसीलिए उसने अपना उल्टा दिमाग लगाया। अब वह ड्राइवर एक कपटी स्वभाव का आदमी था। ललित के पहने हुए वस्त्र आदि को देखकर वह समझ गया कि यह मोटा आसामी है। काफी साल बाद घर लौटने का अर्थ यह भी है कि उसके पास बहुत सारा धन भी होगा, क्योंकि घर से दूर प्रदेश में आदमी धन कमाने के लिए ही तो जाता है। ड्राइवर ने ललित से कहा, बाबू आपको तो अपने गांव जाना है, पर अभी तो रात हो गई है। इस समय तो आपके गांव की कोई सवारी नहीं मिलेगी। मैं तो यही कहूँगा कि आप रात भर यहीं रुक जाएं। कल सुबह मुझे भी आपके ही गांव जाना है, मैं अपने साथ आपको भी ले चलूँगा। ललित ने कहा, चाचा रात को ठहरने के लिए मुझे किसी अच्छी सी जगह ले चलो, सुबह मैं आपके साथ ही अपने गांव चलूँगा। ड्राइवर ने कहा, बाबू मुझे तो ठहरने के लिए ऐसी किसी जगह का पता नहीं जो अनजान यात्री के लिए सुरक्षित भी हो। इससे पहले मैं एक दो जगह यात्रियों को ठहरा चुका हूँ, मगर बाद में सुनने में आया कि उन्हें सराय वालों ने ही लूट पीट कर भगा दिया। पता नहीं बेचारे कैसे अपने घर पहुँचे होंगे। मुझे इस बात का अभी तक बहुत दुख है कि मैं उन्हें वहाँ सराय में छोड़कर आया था। अब उसे ड्राइवर की बात सुनकर ललित थोड़ा घबरा गया और उसने ड्राइवर से पूछा, चाचा फिर तो आप ही बताओ मुझे रात को कहाँ ठहरना चाहिए, जिससे मैं आज की रात बिताकर सुरक्षित अपने गांव पहुंच सकूं। ड्राइवर ने कहा, बाबू आप बड़े आदमी हैं, मुझे कहते हुए संकोच हो रहा है, मगर आपने मुझे चाचा कहा है, यह आपके अच्छे संस्कारों को बताता है, वरना एक गजवान को इतनी इज्जत कौन देता है। आपने मुझे इज्जत दी, इसीलिए मुझे भी आपके प्रति जिम्मेदारी सी महसूस हो रही है। यदि आप ठीक समझें तो मुझ गरीब की कुटिया में किसी तरह यह रात गुजार लें। सुबह तो हम गांव के लिए निकल ही पड़ेंगे। घर में जो कुछ भी रूखा सूखा बन सकेगा मैं उसी से आपकी सेवा करूंगा और उसे आपकी सेवा में पेश कर दूंगा। वैसे भी अतिथि की सेवा करना मेरा धर्म भी है, इसलिए रात रुकने और खाने को मैं आपसे कुछ भी मूल्य नहीं लूँगा। ललित के पास कोई चारा भी नहीं था, इसीलिए उसने ड्राइवर के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। ड्राइवर उसे शहर के बाहर की एक बस्ती में अपने घर ले गया। अपने घर पहुंचकर उसने अपने घर वालों से उसका परिचय करवाया और अपनी घरवाली को उसके लिए कुछ अच्छा सा भोजन बनाने को कहा। इस बीच ललित ने अपने बिल्ले के साथ आसपास घूमते हुए कई साल पहले दी हुई फकीर की शिक्षाओं को फिर से दोहराया और उन्हें अपने जीवन में प्रयोग करने का संकल्प दोहराया। उसने देखा कि ड्राइवर का घर बस्ती में एक किनारे पर था। यह देखकर वह और अधिक सावधान हो गया। जब ललित अपने बिल्ले के साथ आसपास घूमने निकला तो ड्राइवर ने अपने पत्नी को ललित के बारे में बताया कि यह लड़का बरसों बाद कमाकर अपने गांव के लिए वापस जा रहा है। ऐसे में निश्चय ही इसके पास अपनी कमाई का बहुत भारी रकम जरूर होगा। अगर किसी तरह उससे यह रकम झटक ली जाए
तो हमारी गरीबी के दिन भी फिर सकते हैं। ड्राइवर से यह बात जानकर उसकी पत्नी ने पूछा कि किसी ने उन्हें ललित के साथ घर में आते देखा तो नहीं। ड्राइवर ने उसे बताया कि रात को घर वापस आते हुए शायद ही किसी ने उन दोनों को साथ में आते देखा हो। अब दोनों ने अपनी तीनों बेटियों के साथ मिलकर किसी भी तरह से ललित की दौलत को लेने का षड्यंत्र रच लिया। जब तक ललित आसपास घूम फिर कर वापस आया तब तक खाना बन चुका था। ललित को देखते ही ड्राइवर ने उसे खाना खाने को कहा। ललित हाथ पांव मुंह धोकर ड्राइवर के साथ खाने के लिए आसन पर बैठ गया। दोनों के सामने खाना परोसा गया तो ललित को फकीर की दूसरी शिक्षा याद आ गई। उसने थाली के चारों ओर जल घुमाकर जमीन पर डाल दिए और इसके बाद उसने अपने खाने में से 5 ग्रास निकाले और भोजन का वह भाग अपने पास बैठे हुए अपने बिल्ले की ओर खिसका दिया। बिल्ले ने उसे खा लिया और ललित ने धीरे धीरे एक पूरी रोटी सब्जी के साथ उस बिल्ले को खिला दिया। इसी दौरान जब ड्राइवर से ललित की नज़र मिली तो वह नजरें चुराता हुआ नजर आया। इस पर ललित ने हंसते हुए कहा, यह बिल्ला मेरे साथ पिछले 12 सालों से है और इस दौरान मैंने चाहे रोटी ना खाई हो पर इसे कभी भूखा नहीं रखा। पहले इसे खिलाकर ही मैं खाना खाता हूँ, इसके लिए मुझे क्षमा करना। मगर इसी बीच बिल्ला निधान होकर जमीन पर लेट गया। यह देखकर ललित तुरंत भोजन से उठ गया। ललित समझ चुका था कि खाने में कुछ तो है। अपने बिल्ले को इस प्रकार मरते देखकर उसके आंसू निकल आए। यह देखकर ड्राइवर ने अपने घरवाली की ओर देखकर कहा, यह क्या हुआ? क्या तुमने खाना देखभाल कर नहीं बनाया? यह बिल्ला कैसे मर गया? घरवाली ने जवाब दिया, जी पता नहीं, अंधेरे में सब्जी बनाते समय कोई जहरीला कीड़ा सब्जी में गिर गया होगा। यह तो अच्छा हुआ आप दोनों ने खाना नहीं खाया, नहीं तो आज तो गजब ही हो जाता। आपके प्राण तो संकट में भी पड़ जाते और मेहमान के जीवन को खाने का पाप भी हमारे सर लग जाता। ईश्वर ने बिल्ले के माध्यम से सबको बचा लिया। ड्राइवर ने अपने पत्नी से कहा, अब क्या होगा? क्या हमें मेहमान को भूखा रखने का पाप नहीं लगेगा? ड्राइवर की घरवाली ने कहा, ऐसा कैसे? जी मैं अभी सबके लिए दोबारा खाना बनाती हूँ। ललित ने कहा, नहीं जी, अब मुझसे कुछ भी खाया नहीं जाएगा। यह बिल्ला पिछले कई बरस से मेरे दुख सुख का साथी रहा है। अनेक मौकों पर इसने मेरा साथ दिया है और आज भी जाते जाते हम सबकी जान को बचाया है। बस किसी तरह रात गुजर जाए तो मैं भी अपने घर चला जाऊं। यह देखकर ड्राइवर ने फिर से उस भोजन के लिए नहीं कहा। उसने अपने पत्नी को उसके लिए बिस्तर बिछाने के लिए कहा। अब ललित को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वह और भी अधिक सावधान हो गया। तो उसको फकीर की तीसरी शिक्षा याद आ गई। वह चारपाई के पास गया और चारपाई पर लेटने से पहले चादर उतार कर झटकना शुरू कर दिया। तो उसने देखा कि यह चारपाई तो एक कुएं के ऊपर बिछी हुई है और उस पर कच्चे सूत की बुनाई हुई थी, जो कि चादर के झटकते ही टूट गई। यह देखकर किसी के कुछ कहने से पहले ही ड्राइवर ने अपने पत्नी को डांटते हुए कहने लगा, अरे नालायक, तुझे हमेशा मजाक ही सूझता है। अनजाने मेहमान से भी कभी मजाक किया जाता है। चल जा, इस मेहमान के लिए वहां आंगन के बीच में दूसरी चारपाई बिछा दे। इन सब घटनाओं से ललित समझ गया कि वह तो ठगों के घर में फंस गया है और यहाँ पर उसकी खैर नहीं है। यदि किसी तरह से यहाँ सकुशल निकलकर अपने घर पहुँच पाया तो ईश्वर की बहुत भारी कृपा होगी। उसने मन ही मन उस फकीर का बहुत बहुत धन्यवाद किया, जिसकी शिक्षाओं ने 3 बार उसकी जान बचाई। उसने ड्राइवर से कहा, मैं तो वैसे ही खाट पर नहीं सोता। जब से घर से निकला हूँ, जमीन पर सोने की आदत हो गई है।
चारपाई पर तो नींद ही नहीं आती, इसीलिए चारपाई पर से चादर उतार कर झटक रहा था कि कहीं जमीन पर बिछा सकूं। पर अब भोजन वाली घटना से यहाँ तो जमीन पर भी सोना सुरक्षित नहीं लग रहा है। अगर आपकी इजाज़त हो तो आपके मकान की छत पर अपनी चादर बिछाकर सोना पसंद करूँगा, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर जहरीले जंतु नहीं पहुँच पाएंगे। ड्राइवर ने सोचा यह तो और भी अच्छी बात है, यह छत से भाग कर जाएगा कहाँ, किसी भी तरह हम इसकी दौलत छीन ही लेंगे। इसीलिए उसने ललित को छत पर सोने के लिए कह दिया। ललित ने यह सोचकर छत पर सोना पसंद किया कि गर्मी का मौसम होने से काफ़ी लोग छत पर सोना पसंद करते हैं। ऐसे में आसपास के लोगों की निगाह में रहने से उसके जीवन को विशेष खतरा नहीं होगा। ललित अपना सामान लेकर लेट गया। वह सोच रहा था कि एक ही दिन में उसके साथ कितना कुछ हो गया। उसने फकीर की तीसरी शिक्षा याद करके तय किया कि आज की रात वह बिल्कुल नहीं सोएगा। क्या पता रात में सोते समय क्या मुसीबत आ जाए। उसे हर मुसीबत के लिए तैयार रहना है। इधर ललित छत पर सोने गया और उधर ड्राइवर और उसका परिवार आपस में बातचीत करने लगे। अब ड्राइवर ने कहा, अब हम क्या करें, यह 2 बार बच गया है। अब तो उसे हम पर शक भी हो चुका है। अब तो हम इसे छत पर खुलेआम मार भी नहीं सकते। कहीं यह चिल्ला पड़ा और लोगों को पता चला तो हम सारे मारे जाएंगे। अब उसे लूट पाना बहुत मुश्किल है, हमारे लिए मुसीबत हो सकती है। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि अब हमें इसकी दौलत को भूलकर इसे लूटने का इरादा त्याग देना चाहिए। ड्राइवर की पत्नी अनुभवी होने के साथ साथ बहुत लालची भी थी। लालच के मारे उसे अच्छा बुरा कुछ भी सूझ नहीं रहा था। उसने कहा, जो काम किसी दूसरे तरीके से नहीं हो सकता वह प्यार से हो सकता है। हमारी तीनों जवान बेटियां हैं और समझदार भी हैं। यह किसी भी तरह इस लड़के को बहला फुसला कर अपने बस में कर लेंगी। अब लड़का जवान है, जल्दी ही काबू में आ जाएगा। आप जाकर आराम से सो जाओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। ड्राइवर ने कहा, भाग्यवान, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन यदि तुम इतना बड़ा खतरा उठा ही रही हो तो इसकी दौलत हमारे हाथ जरूर लगनी चाहिए। ड्राइवर की घरवाली ने अपनी तीनों बेटियों को समझाया कि गर्मियों के मौसम में रात छोटी होती है, इसलिए हमारे पास कुछ ही घंटे का समय है। इसी थोड़े से समय में उसकी दौलत हमारे पास आ जानी चाहिए। तुम तीनों के पास उस लड़के को बहला फुसला कर उसकी दौलत निकलवाने के लिए थोड़ा ही समय है। आप उसे ड्राइवर की सबसे बड़ी बेटी बोली, ठीक है, लेकिन तुम चिंता मत करो, यह काम तो मैं अकेले ही कर दूंगी। इन दोनों की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी जब मेरा समय हो जाए तो कुछ बर्तन गिराकर उनकी आवाज़ कर देना। आवाज़ सुनकर मैं वापस आ जाऊंगी, जिससे मेरे बाद छोटी कोशिश कर सके। उन चारों औरतों ने आपस में मिलकर सब कुछ तय कर लिया। उधर ललित छत पर लेटे हुए कुछ सोच ही रहा था, तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई दी तो ललित सतर्क हो गया। उसके मन में एक ही विचार आया कि अब ना जाने कौन सी मुसीबत आएगी, परंतु यह कोई मुसीबत नहीं थी। यह तो वही सुंदर लड़की थी जिसने उसके सामने जहरीला भोजन परोसा था। अब बड़ी बेटी ने भागकर ललित के पैर पकड़ लिए और कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, आज मेरी एक छोटी सी गलती के कारण आपकी जान जा सकती थी। उसकी बात सुनकर ललित ने सरल स्वभाव से कहा कि कोई बात नहीं देवी, होनी को कोई टाल सकता है क्या, और जब कुछ बुरा हुआ ही नहीं तो तुम क्यों पछतावा कर रही हो। शायद इसी बहाने से मेरे प्यारे बिल्ले की मृत्यु लिखी थी, मगर रात के इस समय तुम यहाँ क्यों आई हो। यदि तुम्हारे माता पिता ने देख लिया तो उन्हें यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा,
कि उनकी जवान बेटी रात को यहाँ एक अजनबी के साथ है। बड़ी बेटी ने जवाब दिया, इस वक्त सभी सो रहे हैं और मैं तुम्हारे पास इसीलिए आई हूँ ताकि मैं तुम्हें यह बता सकूं कि तुम मुझे उसी वक्त भा गए थे जब तुम शाम को बापू के साथ हमारे घर आए थे। तभी से मैं तुमसे बात करने का मौका ढूंढ रही थी। मेरा दुर्भाग्य है इसी बीच में वह हादसा हो गया जिसका मुझे बहुत ही अफसोस है। ललित ने कहा, देखो मेरा रिश्ता तो पहले से ही हो चुका है। अब बड़ी बेटी ने नाटक करते हुए कहा, अरे तुमने यह क्या कह दिया, तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। चलो जैसी भगवान की मर्जी, जीवन भर ना सही, एक रात का साथी ही सही, आज रात के लिए तो बस मैं तुम्हारी ही हूँ। इस तरह सविता ने न जाने कितनी प्यार भरी बातें की और उन्हीं बातों के बीच ललित की दौलत के बारे में जानने की कोशिश भी की, मगर ललित सब समझ रहा था, इसलिए उसने अपना सब भेद छुपाकर ही रखा। अब बड़ी बेटी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह सोच रही थी कि सीधी उंगली से घी निकलने वाला नहीं है, तो उसे ललित पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इसलिए वह खुलेआम एक छुरा लेकर उसकी छाती पर सवार हो गई और धमकी देकर बोली, जल्दी से अपनी सब दौलत मेरे हवाले कर दे, वरना इस छुरे से अभी तेरी गर्दन काट कर रख दूंगी। उसका यह रूप देखकर ललित एक पल को तो सकपका गया, लेकिन जल्दी से अपने आप को संभाल कर हंसते हुए कहने लगा, अरे तुम्हें किसने बहका दिया कि मेरे पास कोई दौलत है? मैं गरीब आदमी कमाने के लिए निकला था। दुनिया भर के धक्के खाकर परेशान होकर अब वापस घर जा रहा था। मैं तो यह सोचकर अपने घर वापस लौट रहा था, जब किस्मत में धक्के खाना ही लिखा है तो दूसरे प्रदेश में ना रहकर अपने देश में ही मेहनत मजदूरी करके हो सकेगी तो पेट भर लूँगा। किसी मुश्किल समय पर या किसी भी ज़रूरत पड़ने पर कम से कम कुनबे वाले तो मेरे आसपास होंगे। तू किसी धोखे में मत रहना, मेरे पास कोई दौलत नहीं है। अब बड़ी बेटी ने छुरा उसके गले की तरफ ले जाते हुए फिर से धमकी दी और कहने लगी, लगता है तेरी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। मेरे द्वारा खाने में डाले गए जहर से तू तो बच गया, मगर इस छुरे से नहीं बचेगा। ललित ने हिम्मत करके कहा, देवी मुझे मारकर जब तुम्हें कोई दौलत नहीं मिलेगी तब तुम क्या करोगी? उस ड्राइवर की बड़ी बेटी उसके पैर पकड़कर रोने लग गई और कहा कि मुझे तो ऐसा ही लगा था कि आप बहुत अमीर हैं, इसीलिए मैं आपके पास आ गई थी। मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन आप यह बात मेरे घर वालों को मत बताना, वरना वह मुझे मार देंगे। तभी ललित ने कहा कि ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, पर आगे से किसी के साथ में ऐसा मत करना। अब वह बड़ी बेटी नीचे आ जाती है और ड्राइवर की पत्नी को सब सच बताती है कि उसके पास में कुछ भी नहीं है और वह तो गरीब आदमी है। तब ड्राइवर की पत्नी कहती है कि कोई भी ऐसे क्यों बताए कि उसके पास धन संपदा है, वह तो झूठ बोलेगा ही। उसने झूठ तो बोला है। मेरी बेटी ने कहा कि अब मैं उसके पास में वापस नहीं जाऊंगी। मैंने पूरी कोशिश की, अब मुझसे नहीं हो पाएगा। तब उसकी मनचली बेटी ने कहा कि मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, मुझे तो ऐसे डर लगता है। तब उसकी छोटी बेटी कमला ने कहा कि मैं तो ज़रूर जाऊंगी और कोशिश करके आऊंगी। हो सकता है कि मैं कुछ दौलत ले लूं और कुछ मौज कर सकूं। तब वह सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जाती है। तब ललित देखता है कि कोई ऊपर आ रहा है, तो वह और भी अधिक घबरा जाता है और खड़ा हो जाता है। तब कमला उसके पास जाती है और उसके गले लग जाती है और कहती है कि तुम बहुत ही प्यारे हो और तुम बहुत ही अच्छे हो और मुझे तुमसे प्यार है। अब ललित समझ गया था कि यह भी मुझसे पैसा लेने के लिए ही आई है। तब उसने कहा कि देखो,
तुम्हारे पीछे कौन है? जैसे ही कमला ने पीछे मुड़कर देखा, ललित वहां पर छत पर बनी हुई सीढ़ियों से जल्दी से नीचे भाग गया और उनके घर से बाहर निकल गया। तब तक भागता रहा जब तक वह उस गांव से बाहर नहीं आ गया। ड्राइवर और उसका परिवार कुछ समझ पाता, इससे पहले वह बहुत आगे चला आया था। अब ड्राइवर और ड्राइवर की पत्नी और उसकी बेटियां बहुत ही पछता रही थी कि उनके हाथ से पैसा निकल गया। लेकिन मित्रों, ऐसे थोड़ी होता है। घर आया हुआ मेहमान तो भगवान के बराबर होता है। हमें कभी भी उसका अपमान नहीं करना चाहिए, जबकि उसे भगवान के समान मानकर उसकी सेवा करनी चाहिए। अब मित्रों, ललित अपने गांव पहुंच गया था। अब वह गांव पहुंचते ही सबसे पहले तो गांव के बाहर बने मंदिर की तरफ गया और उसने पूछा कि यहाँ 12 साल पहले एक भिखारी रहता था, वह कहाँ गया? आसपास के लोगों ने बताया कि उस दिन के बाद में भिखारी को तो किसी ने भी नहीं देखा कि वह कहाँ चला गया है और कहाँ नहीं। लेकिन तभी ललित ने देखा कि वहाँ पर पास में एक पुराने खंडहर से एक आदमी बाहर निकलकर आ रहा है। तभी उस फकीर को अपने सामने देखकर ललित की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ललित ने तुरंत झुककर उस फकीर के पैर छू लिए। फकीर ने हंसकर उसकी ओर देखा और पूछा, क्यों बेटा, तुझे मेरी शिक्षाएं याद है या इन सालों में सब कुछ भूल गया? ललित ने उत्तर दिया, गुरुजी, सब कुछ याद है। आपकी शिक्षाओं की बदौलत ही मैं इस समय आपके सामने जीवित खड़ा हूँ। मुझे आपकी एक एक शिक्षा याद है, क्या मैं आपको सुनाऊं? फकीर फिर से हंस पड़ा और बोला, चल सुना, मैं भी देखूं कि तुझे क्या क्या याद है। ललित ने सुनाना शुरू किया। गुरुजी, आपकी पहली शिक्षा थी कि कोई भी यात्रा अकेले नहीं करना चाहिए। आदमी नहीं तो कोई जानवर ही सही, लेकिन साथी अवश्य होना चाहिए। आपने दूसरी शिक्षा यह दी थी कि अनजान जगह पर खाना खाते समय खुद खाने से पहले अपने भोजन में से कुछ भाग किसी पशु पक्षी को खिलाकर उसके बाद ही खुद भोजन करना चाहिए। गुरुजी, आपकी दी हुई तीसरी शिक्षा थी कि अनजान जगह पर सोते समय अपनी खाट और चादर खुद अपने हाथों से झाड़ कर बिछाना चाहिए। आपकी दी हुई चौथी शिक्षा थी कि मुसीबत के समय विवेक ही सबसे अच्छा मित्र है, अर्थात ठंडे दिमाग से सोच समझकर मुसीबत से निकलने का उपाय करना चाहिए। गुरुजी, आपकी दी हुई इन शिक्षाओं के लिए मैं आपका आभारी हूँ। फकीर ने हंसते हंसते कहा, बेटा, तुमने एक मामूली फकीर की शिक्षा इतने दिनों तक याद रखी, कमाल है। यह बहुत बड़ी बात है, वरना आजकल तो लोग तो पीठ फेरते ही इंसान को भूल जाते हैं। किसी की बात को याद रखना तो बहुत ही दूर की बात है। बेटा, तू बहुत नेक और समझदार इंसान है। अच्छा चल, आज मेरी मुफ्त की एक बात और सुन ले। इस बात को हमेशा याद रखना कि रिश्तेदारों का असली व्यवहार तभी सामने आता है जब आदमी गरीब हो। पैसा तो हजारों मित्र बना देता है और पैसे से तो हजारों मित्र बन जाते हैं, मगर खास मित्र या असली रिश्तेदार वही होता है जो गरीबी के समय मुंह ना फेरे, हर संभव हर तरीके से मदद करे। इतना कहकर फकीर बाबा चुप हो गए और ललित के चेहरे के भाव देखने लगे। फकीर बाबा को अपनी तरफ देखते पाकर ललित ने कहा, बाबा, मैं समझ गया कि आप क्या कह रहे हैं। मैं आपकी यह बात भी जरूर ध्यान में रखूंगा। इसके बाद ललित ने अपने पास बचे हुए सारे रुपए उस फकीर बाबा को दे दिए। उसने फकीर के चरण छूकर पूछा, बाबा, अब आपके दर्शन फिर से कब होंगे? फकीर बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अब मेरा काम पूरा हो गया है। अब तू भी तो सयाना हो गया है। अब तुझे मेरी जरूरत नहीं रही। अब मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूंगा। जा, अपने जीवन में नेकी करते रहना, कभी भी धोखा नहीं खाएगा।
आज तक तेरी भी नेकी ने ही तुझे बचाया है, मेरा तो बस बहाना था। भगवान तेरी रक्षा करेंगे। यह कहकर फकीर तेजी से पलटा और वहां से चल पड़ा। ललित ने उन्हें रोकने की कोशिश की, मगर रमता जोगी और बहता पानी कब किसी के रोके रुके हैं। मंदिर का पुजारी नजदीक ही सब कुछ देख रहा था। पुजारी को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि जो फकीर पिछले 12 सालों में एक बार भी मंदिर या नगर में दिखाई नहीं दिया था, वह ललित के परदेश जाते वक्त और फिर ललित के वापस आने पर अचानक कहां से आ गया और अब कहां चला गया। वह पुजारी ललित के पास आया और बोला, बेटा तुम बहुत ही भाग्यवान हो। आज यहाँ जो कुछ भी हुआ उसे देखकर ऐसा लगता है कि स्वयं भगवान ही एक फकीर के रूप में तुम्हें शिक्षा देने आए थे। जाओ बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। पुजारी ने अनायास ही भगवान के सामने रखे फूल उठाकर ललित को प्रसाद के रूप में दे दिए। फकीर के जाने के बाद ललित ने पुजारी जी से मिले फूल अपने माथे से लगाकर अपने थैले में डाल लिए। फकीर से मिलने के बाद अब उसे एक शांति सी अनुभव हो रही थी। अब वह आगे के बारे में सोचने लगा। वह सोचने लगा कि घर किस तरह जाया जाए। अपने बचपन में घटी घटनाओं को याद करते हुए वह सोचने लगा कि वापस घर जाने पर पता नहीं उसके साथ चाचा चाची का व्यवहार कैसा होगा। पता नहीं उसके चचेरे भाई बहन उससे कैसे मिलेंगे। यह सब तो मुझे घर पहुंचने पर ही पता लगेगा। इस वक्त तो मेरे पास किसी के लिए कोई उपहार ले जाने के लिए भी धन नहीं है। वह घर जाने के लिए गया, लेकिन तभी उसके मन में फकीर की आज ही की दी गई शिक्षा को परखने की बात आ गई। उसने सोचा, यदि मैं धन उपहार आदि लेकर अपने घर जाऊंगा तो शायद मुझे वहां पर अच्छा व्यवहार ही मिलेगा। मगर अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है और मेरे वस्त्र भी फट गए हैं और मेरे कंधे में खंजर का घाव भी है। देखते हैं मुझे इस हालत में देखकर वे लोग मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। यह सोचकर सबसे पहले उसने शाम के समय अपने चाचा के पास दुकान पर जाने की सोची। इसके साथ ही उसने यह भी सोच लिया था कि अगर चाचा का व्यवहार अच्छा होगा तभी घर जाऊंगा, नहीं तो मुझे अपने लिए कुछ और व्यवस्था करनी पड़ेगी। अपना समय व्यतीत करने के लिए वह शाम तक निरुद्देश ही शहर में इधर उधर घूमता रहा। पैसे तो सारे ही फकीर को दे दिए थे, इसीलिए वह दिन भर भूखा ही रहा। वह दिन ढले अपने चाचा की दुकान पर पहुंचा। अब वह धीरे धीरे चलता हुआ चाचा की दुकान के पास पहुंचा और भूख प्यास से निढाल होने का नाटक करते हुए दुकान के सामने चबूतरे पर गिर पड़ा। ललित के गिरने की आवाज सुनकर उसके चाचा दुकान से बाहर आए और नौकर को आवाज देकर पानी का लोटा मंगाया और पानी के छींटे देकर ललित को होश में ले आए। अभी तक सेठ चाचा रामलाल ललित को पहचान नहीं पाए थे। इतनी देर में ललित के चारों तरफ कई लोग इकट्ठे हो गए थे और वह लोग आपस में तरह तरह की बातें कर रहे थे। सेठ ने ललित को गुड़ और पानी दिया। अब गुड़ खाकर और पानी पीकर ललित कुछ सचेत हुआ तो सेठ चाचा रामलाल ने उससे पूछा, बेटा तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? ललित ने जवाब दिया, सेठ जी बस ऐसा समझ लीजिए कि किस्मत का मारा हूँ। बस मेरा इतना ही परिचय है और कुछ भी नहीं। दुनिया जहान में भटककर फिर से अपने गांव में तो आ गया, पर पता नहीं अब मुझे यहाँ ठिकाना मिलेगा या नहीं। सेठ चाचा रामलाल को उसकी आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लगी, तो उन्होंने उसे ध्यान से देखा और सेठ मोहनलाल ने ललित को तुरंत पहचान लिया। ललित की आवाज़ सुनकर उसे अपने सामने पाकर उनकी आंखों से आंसू टपक गए। उनके मुंह से निकला, ललित बेटा, ललित तुम्हारी यह हालत कैसे हो गई? इतने दिन से तुम कहाँ रहे? क्या इतने दिनों में तुम्हें एक बार भी हमारी याद नहीं आई?
सेठ चाचा रामलाल ने एक ही सांस में कई सवाल पूछ डाले। ललित को अपने गले से लगा लिया। इसके बाद सेठ जी ने कहा, चल बेटा अपने घर चल, तेरे बिना तो हमारा घर बिल्कुल भी सूना है। तेरी चाची भी बरसों से तेरे वापस आने की राह देख रही है। अब वह खुद ललित को लेकर घर की ओर चल पड़े। दोनों के मन में ढेर सारे सवाल थे, मगर दोनों ही कुछ भी नहीं कह पा रहे थे। ललित शायद सेठ चाचा के इस प्रेम पूर्ण व्यवहार के बारे में और चाची के 12 साल पहले के व्यवहार के बारे में सोच रहा था। दूसरी ओर सेठ चाचा रामलाल शायद इसलिए कुछ कहते डर रहे थे कि ललित को फिर न जाने क्या बुरा लग जाए और वह न जाने घर ही जाने से इनकार कर दे। जल्दी ही दोनों घर पहुंच गए। घर पहुंचकर दरवाजे से ही सेठ चाचा ने आवाज लगाई, संतोषी, अरे भाग्यवान कहाँ हो? जल्दी बाहर आकर देखो तो कौन आया है। अंदर से उसकी चाची संतोषी की आवाज आई, कौन आएगा जी, कोई भी आए, मुझे उससे क्या, मेरा बेटा तो नहीं आया ना, मेरा ललित तो नहीं आया और आएगा भी नहीं। उसके साथ मैंने बर्ताव ही ऐसा किया था। मैंने इन्हीं हाथों से उसे बहुत मारा था। मेरे यह हाथ उस वक्त टूट क्यों नहीं गए? संतोषी ने अंदर से ही जवाब दिया और रोते हुए अपने हाथों को धरती पर पटकने लगी। अब ललित को अपने चाचा चाची के प्यार पर कोई संदेह नहीं रहा। वह तेजी से घर में घुसा और उसने आगे जाकर अपनी चाची के हाथ पकड़ लिए और वह बोला, चाची, मेरी प्यारी चाची, मैं तुम्हारा ललित ही तो हूँ। चाची, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? ललित को इस प्रकार अचानक अपने सामने देखकर उसकी चाची संतोषी को भरोसा ही नहीं हो रहा था। ललित को देखकर उसने कहा, क्या मेरा बेटा आ गया? हाँ, क्या मेरा ललित आ गया? यह मेरा बेटा ही तो है। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे बहुत मारा था बेटा, मुझे माफ कर दे। यह कहकर संतोषी ने ललित के पांव पकड़ लिए। अब ललित को बहुत ही संकोच हो रहा था। चाची उसके पांव क्यों पकड़ रही थी? उससे माफी क्यों मांग रही थी? उसकी चाची ने ऐसा किया ही क्या था? ललित की माँ होती तो क्या उसकी गलती पर भी वह उसे नहीं मारती या नहीं डांटती? हाँ, जरूर मारती, मगर शायद इतना नहीं जितना कि उसकी चाची ने उसे मारा था। मगर वह तो कई साल पहले की बात थी। आज की चाची अपने किए पर इतना पछता रही थी कि उसका मानसिक संतुलन ही बिगड़ गया था। ललित ने अपने पैर दूर कर चाची को अपने गले लगा लिया। वह कहने लगा, चाची मुझे माफ कर दे, गलती मेरी ही तो थी। ऊपर से यह भी बचपना ही था कि मैं घर छोड़ के भाग गया। चाची मुझे माफ कर दे। मैंने अपनी इस गलती के कारण बहुत दुख भी उठाया है। मैं तुम्हारे से दूर जाकर कभी भी चैन से सो नहीं पाया। देखो, दुनिया भर में धक्के खाकर फिर से तुम्हारी गोद में वापस आकर ही मुझे चैन मिला है। चाची सोच रही थी कि ललित यह सब क्या कह रहा है। वह सोच रही थी, पता नहीं मेरे लाल ने मेरे कारण कितने दुख सहे होंगे। चाची की यह सब बातें सुनकर उसे इस प्रकार से रोते देखकर ललित सोचने लगा कि ऐसा तो केवल जन्म देने वाली माँ के साथ ही हो सकता है। क्या चाची सचमुच उसे अपना बेटा ही मानने लगी है? अब तो ललित की आंखों में भी आंसू बहने लगे थे। अब तक तो सेठ चाचा रामलाल भी अपने आंसू रोके हुए थे, परंतु उन दोनों को रोते देखकर उनकी आंखों का बांध भी टूट गया। वह भी हिचक हिचक कर रोने लगे। उनके तो यह समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे और क्या करे। वे तीनों न जाने कितनी देर तक रोते रहे। अब चाची ललित से कह रही थी, बेटा वादा कर, अब तू अपने चाचा चाची को छोड़ करके कहीं भी नहीं जाएगा। ध्यान रखना, अगर अब की बार तू मुझे छोड़कर गया तो अपनी चाची को जिंदा नहीं देख पाएगा।
शायद अभी तक मैं बस तुझसे माफ़ी मांगने के लिए ही जिंदा थी। तू मुझे माफ़ कर दे बेटा, बस एक बार कह दे कि तूने मुझे माफ़ किया, नहीं तो मुझे चैन नहीं मिलेगा। चाची की जिद को देखकर ललित को कहना ही पड़ा, अच्छा चाची मैंने तुझे माफ़ किया। ललित ने हंसकर कहा, चाची अब तुम भी मुझे माफ़ कर दो। चाची बोली, अरे मुझे मना रहा है, अच्छा चल मैंने भी तुझे माफ़ किया। अब बता क्या खाएगा, मैं तेरे लिए क्या बनाऊं? बहुत दिनों से मैंने खाना नहीं बनाया, पता नहीं कैसा बनेगा। ललित ने कहा, चाची तुम अपने हाथ से जो भी बनाओगी वही मेरे लिए अमृत होगा, मगर जो भी बनाना है जल्दी बनाना, बहुत जोरों की भूख लगी है। आखिर मैंने भी तो बरसों से घर का कुछ भी नहीं खाया है। माँ बेटे दोनों का सारा गिला शिकवा आंसुओं के साथ बह गया, दोनों का हृदय भी निर्मल हो गया। उसके बाद चाची ललित के लिए खाना बनाने चली गई। चाची संतोषी जो ललित के आने से पहले बहुत कमजोर थी और कुछ भी काम नहीं कर पाती थी, उसे देखकर अब ऐसा कहीं से भी नहीं लगता था कि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्या है। वह तो बहुत ही खुश थी और आज रात तो उसने ललित के लिए उसकी मनपसंद बाजरे की रोटी और दाल बनाने का फैसला किया। इधर से सेठ चाचा भी चकित थे कि ललित के आते ही संतोषी में ना जाने कहां से एकदम ढेर सारी ऊर्जा आ गई थी। खाना बनाने वाली सेविका भी अभी रसोई में ही थी। वह भी इस सारे घटनाक्रम को आश्चर्य के साथ देख रही थी। मालकिन की फुर्ती और रसोई बनाने की कोशिश तो वह पहली बार देख रही थी। सेठ जी ने सेविका को बुलाकर संतोषी का ध्यान रखने के लिए कह दिया, क्योंकि काफी समय से संतोषी ना तो ठीक से खा रही थी और ना ही उसकी तबीयत ठीक थी। इधर सेठ जी के समझ में नहीं आ रहा था कि वह बात शुरू करे तो कैसे करें। उनके मन में तो हजारों सवाल आ रहे थे। वह जानना चाहते थे कि ललित यहाँ से कहाँ गया था, उसने वहाँ क्या किया, फिर उसे वापस आने की कैसे सूझी। इस तरह बहुत से सवाल उसके दिलो दिमाग में घूम रहे थे। इधर ललित की निगाह भी घर में चारों तरफ घूम रही थी। वह ना जाने क्या देखना चाहता था। सेठ चाचा रामलाल ने उसे इस प्रकार चारों तरफ देखते पाकर उससे पूछ ही लिया, बेटा क्या बात है, तुम चारों तरफ क्या देख रहे हो? ललित ने जवाब देते हुए पूछ ही लिया, कुछ नहीं चाचा जी, मैं तो अपने भाई बहनों को ढूंढ रहा हूँ, कोई मुझे नजर ही नहीं आ रहा, कहीं गए हैं क्या? चाचा बोले, बेटा कैसे भाई बहन, तुम्हारे जाने तक तो संतोषी की कोई संतान हुई ही नहीं थी। बाद में वैद्य जी को दिखाने पर वैद्य जी ने कहा कि संतोषी को तो संतान हो ही नहीं सकती। उसके बाद तो वह पागल सी हो गई थी और दिन रात बस तुम्हें ही याद करके रोया करती। कुछ रिश्तेदारों और जानकारों ने किसी बच्चे को गोद लेने की सलाह भी दी, मगर संतोषी ने उन्हें साफ मना कर दिया। उसने उन्हें कह दिया, या तो मेरा बेटा ललित मेरी गोद में वापस आएगा या फिर कोई भी नहीं। यह कहते कहते चाचा जी की आंखों में आंसू भी टपकने लगे थे। उसके बाद ललित ने चाचा जी को गले लगा लिया और उनसे कहा कि चाचा जी अब आप क्यों रोते हैं, मैं तो वापस आ गया ना, अब जल्दी ही चाची जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। भावुक होकर चाचा जी कहने लगे, हाँ बेटा बहुत हो गया, अब मुझसे भी कुछ संभाला नहीं जाता, तुम वापस आ गए हो, अब तुम ही अपनी विरासत को, अपने घर और दुकान को और हम दोनों को भी संभाल लो। अब चाचा चाची ललित सब खुशी से अपना जीवन जीने लगे। तभी अचानक उनके घर पर एक नाई आया। नाई को देखते ही लड़का ललित कमरे में छुप गया। नाई ने ललित के चाचा से कहा, आपके बेटे के लिए रिश्ता आया है। तब चाचा जी बहुत ही खुश हुए और उन्होंने कहा कि शादी की तारीख बताओ, हम तो भूल ही गए थे कि हमारे ललित का रिश्ता ये तो बचपन में ही हो गया था।
अब सभी लोग आपस में मुंह मीठा करते और नाई चला जाता है। दोनों तरफ शादी की तैयारियां हो जाती है। अब एक दिन शादी का भी समय आ जाता है। ललित दूल्हा बनकर नंदिनी के द्वार पर जाता है। उसके चेहरे पर सेहरा होता है, जिसके कारण उसका चेहरा कोई भी नहीं देख पाता। अब उन दोनों की शादी हो जाती है और जब शादी के बाद में खाना खाने की बारी आती है तो उसके चेहरे से सेहरा हटाया जाता है। इसका सेहरा हटते ही सब लोग देखने लग जाते हैं और सब कहते हैं कि हर्ष और नंदिनी कहती है यह तो हमारा ही नौकर है। तब नंदिनी के माता पिता बहुत ही खुश होते हैं और कहते हैं बेटा हर्ष, तुम दूल्हा बनकर कैसे आए? तब ललित उन्हें पूरी सच्चाई बताता है। अब सब लोग बहुत ही खुश होते हैं और ललित कहता है कि जब मुझे अपनी सच्चाई पता चली कि मेरा रिश्ता बचपन में ही हो गया था, तब मैं अपने परिवार के पास वापस चला गया और मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि मुझे नंदिनी जैसी लड़की मिली है। तब नंदिनी भी कहती है कि आप इतने अच्छे परिवार के थे, लेकिन फिर भी आपने हमारे घर में नौकर का काम किया। मैं आपकी सरलता से बहुत ही खुश हूँ कि आपने ना तो कोई घमंड किया था। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तब ललित नंदिनी के माता पिता को बताता है कि संयोग से ही यहाँ पहुँचकर आपके यहाँ मैं नौकरी कर रहा था। कुछ दिन पहले तक तो मुझे नहीं पता था कि नंदिनी मेरी होने वाली पत्नी है और मैं अपने ही ससुराल में नौकरी कर रहा था। पिछले दिनों जब सेठ जी ने नाई को नंदिनी के ससुराल भेजने के लिए बुलाया, तभी मुझे पता चला। यह सब पता लगने के बाद तो मुझे अपने घर वापस जाना ही था। यदि मैं नहीं जाता तो बारात लेकर कौन आता? जल्दी ही पूरी बात पूरे परिवार और रिश्तेदारों में फैल गई। नंदिनी के माता पिता यह जानकर बहुत ही खुश थे कि उन्हें दामाद के रूप में वही अपना हर्ष मिल गया है, जिसे वह अपना दामाद बनाना चाहते थे। दोस्त, रिश्तेदार और ललित के चाचा चाची यह जानने के बाद बहुत ही हैरान थे कि उनका बेटा ललित इसी घर में एक नौकर के रूप में कार्य कर रहा था। दोनों परिवार बहुत ही खुश थे। इसके बाद खुशी खुशी शादी की बाकी रस्में भी निभाई गई और उन्हें पूरे सम्मान के साथ विदा किया गया। मित्रों, ललित शादी करके घर जाता है तो ललित की चाची संतोषी अपने बहू को बहुत प्यार करती है और साथ में अपने बेटे ललित को भी। अब ललित के वीरान पड़े घर में खुशियों का बसेरा बन चुका था। चाचा चाची और ललित सब लोग बहुत खुश थे। अब चाची संतोषी को अपना घर किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहा था। चाची इतना खुश थी कि खुशी से फूले नहीं समा रही थी। मित्रों, एक घर तभी स्वर्ग बनता है जब घर के सभी सदस्य मिलजुल कर रहें, एक दूसरे के सुख दुख में साथ दे। मित्रों, जिंदगी में कोई भी यात्रा अकेले नहीं करना चाहिए। आदमी नहीं तो कोई जानवर ही सही, लेकिन साथी अवश्य होना चाहिए, क्योंकि कोई अगर साथ हो तो मुसीबत कम आती है। किसी भी अनजान जगह पर खाना खाते समय खुद खाने से पहले अपने भोजन में से कुछ भाग किसी पशु पक्षी को खिलाकर उसके बाद ही खुद भोजन करना चाहिए। इसका परिणाम क्या हो सकता है ये आप देख ही चुके हैं। मित्रों, साथ ही अनजान जगह पर सोते समय अपनी खाट और चादर खुद अपने हाथों से झाड़ कर बिछाना चाहिए। साथ ही मुसीबत के समय विवेक ही सबसे अच्छा मित्र है, अर्थात ठंडे दिमाग से सोच समझकर मुसीबत से निकलने का उपाय करना चाहिए। मित्रों, कभी भी किसी का एहसान नहीं भूलना चाहिए, वरना आजकल तो लोग तो पीठ फेरते ही इंसान को भूल जाते हैं। किसी की बात याद रखना तो बहुत दूर की बात है। मित्रों, साथ ही इस बात को हमेशा याद रखना कि रिश्तेदारों का असली व्यवहार तभी सामने आता है जब आदमी गरीब हो। जब पैसा घर गाड़ी पास हो तो हजारों मित्र बन जाते हैं, मगर खास मित्र या असली रिश्तेदार वही होता है जो गरीबी के समय में मुंह ना फेरे
हर संभव हर तरीके से आपकी मदद करे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह कहानी और यह वीडियो आप सभी को ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर कर दें। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।